रुक करते हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 98वें जन्म दिवस के मौके पर बटेश्वर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने सपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग 5 साल से सत्ता से दूर हैं, उनके यहां 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जाहिर है कि उनका सत्ता का दुरुपयोग किया गया। संस्कृत का पैसा कब्रिस्तान को दे दिया गया। संस्कृत विद्यालय में संस्कृत शिक्षकों के बजाय उर्दू अनुवादन रखे गए हैं, जिसमें भी ऐसे अनुवादन रख दिए गए जिन्हें उर्दू नहीं आती। गरीबों का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। गरीबों को आवास देने की जगह उन्होंने अपने घर पर भरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेश्वर धाम देश का सुंदरतम धाम बनेगा। प्रदेश सरकार इसके विकास में कोई कमी नहीं होने देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी के नाम से एक म्यूजियम बनाने की घोषणा भी की है। कि बटन दबाकर आज यहाँ पर देश में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना के बीच में चुनाव की तैयारी के लिए उत्तराखंड के एक दिन के दौरे के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम के साथ 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले देख प्रधानमंत्री से विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध भी किया है। माना यह जा रहा कि निर्वाचन आयोग पूरी टीम और उनकी टीम उत्तर प्रदेश के दौरे में इस पर भी विचार कर सकती है। चुनाव आयोग ने सभी डीएम और एसपी की मीटिंग भी बुलाई है। तो चुनाव आयोग साल 2022 की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पंजाब, गोवा के साथ उत्तराखंड की समीक्षा भी कर चुका है। अब आयोग उत्तर प्रदेश की चुनाव रैलियां परखने के लिए आ रहा है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य सरकारें पाबंदियां बढ़ा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। तो आज रात से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तो कुछ ही समय बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले सितंबर में उत्तर प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया था। अब फिर कोरोना केस बढ़ने पर दोबारा बंदिशें शुरू हो गई है। हालांकि पिछली बार की तरह मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज को इन बंदिशों से बाहर रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो पाबंदी लगी है उनमें क्या क्या कुछ रहेगा। तो इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ओमिक्रॉन और देश में बढ़ते कोरोना को लेकर उन्होंने संबोधन राष्ट्र के नाम किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि आप सब लोगों को ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए सजग रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी जरूरी चीजें हैं उनको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात भी देश को दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 15 साल से 18 साल के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनको अब वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी, जो कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहते हुए कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन भी है, आज क्रिसमस डे भी है और इस अवसर पर यह घोषणा हम देश के नाम कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों की यह बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया है। तो यूपी में ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर नाइट कर्फ्यू आज से शुरू हो जाएगा और 11 बजे से नाइट कर्फ्यू चालू हो जाएगा। इसी खबर पर और क्या कुछ जमीनी हकीकत है, नाइट कर्फ्यू का कितना प्रभाव अब जो कुछ देर में पड़ने वाला है, इसी को लेकर हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से हैदर अली जुड़े हुए हैं, वहीं लखनऊ, राजधानी लखनऊ से अविनाश जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले राजधानी लखनऊ चलेंगे, अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, अभी हम देश को संबोधन सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ओमिक्रॉन को लेकर सजग रहने की बात कही है। दूसरी तरफ अब जो उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है और 11 बजे से कुछ ही समय बाद अब सूबे में
नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। हम आपसे तस्वीर आप देखना चाहते हैं, दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके का माहौल लखनऊ में है, कितनी सजगता है, प्रशासन कितना सक्रिय है। अविनाश। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के केसेस पूरे देश और प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रात से ही नाइट कर्फ्यू के लिए आदेश दिया है। ठीक आज 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक का ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज क्रिसमस डे का त्योहार है, जिसके चलते लोग आज क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। लेकिन आज रात से ही नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, इसके चलते लोग देर रात तक आज पार्टियां नहीं कर पाएंगे। आज ठीक पीछे अगर हम देखें तो ये अटल चौक है, जहां पर लोग आप क्रिसमस डे के दिन लोग कॉस्ट्यूम में आपको यहाँ पर झील में निकलते आपको दिखेंगे। ठीक पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे तो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस यहाँ पर अभी से ही जो बैरिकेड करना है, यानी कि नाइट कर्फ्यू का जो पालन लोगों को करवाना है, उसके चलते जो बैरिकेड किए जा रहे हैं, ये रास्ता विधानसभा की ओर जाता है और अभी से ही कहीं न कहीं इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ठीक 11 बजे नाइट कर्फ्यू यहाँ से जो बैरिकेड के माध्यम से लोगों को आज ये नाइट कर्फ्यू का आज यहाँ से शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल अविनाश, तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन सतर्क और सजग नजर आ रहा है। वहीं गाजियाबाद चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए अविनाश। गाजियाबाद की भी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि गाजियाबाद जो कहीं न कहीं दिल्ली से सटा हुआ एक बॉर्डर माना जाता है, तो किस तरीके का चहल पहल है, क्या प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, लोगों में कितनी सतर्कता है? हैदर अली। देखिए अभिषेक, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 केस सबसे पहले गाजियाबाद के शहरी में उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआर में ही सबसे पहले गाजियाबाद आता है। अगर बात की जाए तो अभी 8:30 बजे ही जब सीएम सुबह शाम के टाइम 6 बजे एक जनविश्वास यात्रा रैली के अंदर यहाँ मौजूद थे। वो भी आज प्रोग्राम को तो कहीं ना कहीं जल्दी खत्म करने के बाद 8:30 बजे निकल गए यहाँ से लखनऊ के लिए। अगर बात की जाए जो कोरोना कर्फ्यू के लिए बात अगर की जाए तो नाइट कर्फ्यू में जो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का टाइम है, उसको लेकर भी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, रोड पर जमा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो इसका दिया जाता है उदाहरण मैं आपको बता दूं कि मैं गाजियाबाद के एक सबसे बड़े जो गिरजाघर है उसके अंदर खड़ा हूँ, जहाँ पर आज क्रिसमस डे होता है जो हर साल मनाया जाता है। लेकिन मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं कि आज दोपहर से ही बंद है, खासकर इसीलिए क्योंकि लोग यहाँ बहुत तादाद में आते हैं और देर रात तक यहाँ प्रोग्राम चलता है। लेकिन आज इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है इसको फॉलो करने के लिए यहाँ लोग आ तो रहे हैं, लेकिन मोमबत्तियां बाहर से बाहर गेट पर जलाने के बाद वापस जा रहे हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने 8:30 बजे तक योगी आदित्यनाथ यहाँ से जा चुके थे, उसके बाद से ही अपनी कमान संभाल ली है। लोग जो है जो अपने घर जाने वाले हैं वो पहले से जा चुके हैं। खासकर क्रिसमस के दिन भी जो लोग अपने घर से बाहर यहाँ आए हुए थे प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए भी अगर बात की जाए तो पुलिस ने उनको भी कोरोना कर्फ्यू के बारे में बताया है। और यही वजह है कि लोग जागरूक हैं, जो आज यहाँ पर समय से अपने घर पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए अभिषेक, धरातल पर देखिए मेरे साथ एक बच्ची है जी, जो साथ में प्रार्थना करने के लिए आई हुई है। आप क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं, गिरजाघर में बंद है गेट, तो प्रार्थना कैसे करेंगे? 11 बजे कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा, 5 बजे लग जाएगा, तो पालन कैसे करेंगे इसको? देखिए एक छोटी सी बच्ची है जो खासकर ये भी समझती है कि ओमिक्रॉन कोरोना के जो भयावह तस्वीर तीसरी लहर में देखने को खासकर गाजियाबाद वासियों को तो दोबारा से नहीं देखना चाहते। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल हैदर अली, बहुत खूबसूरत तस्वीर। आज क्रिसमस डे का त्योहार है, क्रिसमस के त्योहार में भी जहां लोगों का जमावड़ा होता है, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं। और जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची ये कह रही है कि कोरोना का हमने वो भयावह रूप है, वो काल, वो समय देखा है, दोबारा ना आए, इसलिए हम अपने घर में रहकर ही त्योहार मनाना चाहते हैं। हैदर अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये तस्वीर दिखाए हैं, पूरी जानकारी साझा की है। तो अविनाश, हम आपके पास आएंगे। एक आखिरी सवाल भी आपसे यही है कि क्योंकि चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, जनसभाएं होती है, चाहे वो लोगों का जमावड़े की बात की जाए या तो फिर प्रचार प्रसार की बात की जाए। अविनाश, क्या ऐसे हालात में, चुनाव के इस समय में कर्फ्यू का पालन करना प्रशासन के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? अविनाश।
देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले सेकंड वेव देखा, जिस तरीके से सेकंड वेव में कोरोना भी इस तरीके से तबाही मचाई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें, प्रशासन की बात करें तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, कहीं ना कहीं उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आज क्रिसमस डे का दिन है और लोग जिस तरीके से लापरवाही से बाहर निकल रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क है, कोई उस पर जो ढका हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही है जो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। इससे कहीं ना कहीं खतरा हम लोगों को जो है वो भारी पड़ सकता है। दूसरा, अगर चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी जनसभाओं को नेता संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इस ओमिक्रॉन के चलते ये जो खतरा है कहीं ना कहीं लोगों पर ये भारी पड़ सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये सख्त आदेश किया है कि किस तरीके से चुनाव भी रद्द किया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल अवनीश, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरीके की तस्वीर आपके बैकग्राउंड में दिख रही है वो तस्वीर ना बने तो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अविनाश, समझने की जरूरत उन नेताओं को भी है जो कि जनसभाएं करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, तो प्रशासन का साथ देना है और लोगों की सुरक्षा को हमें जरूर ध्यान में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हैदर अली वो तस्वीर दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। यूपी सरकार का यह फैसला 25 दिसंबर की रात यानी कि आज 11 बजे से कुछ ही समय बाद से चालू हो जाएगा। आदेश के तहत नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लेकिन आदेश से पहले गाजियाबाद में अब तक रायबरेली में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दस्तक दे दिया है। हाल ही में यूएसए से लौटी युवती ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट के आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि जब युवती का दूसरा टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमेठी से खबर है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इसी खास मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, एमएलसी गोविंद नारायण और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान रायबरेली के जगदीशपुर को जोड़ने वाली 46 किलोमीटर लंबी सड़क 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा लेने के साथ इसका शिलान्यास किया गया। वो आके बतला दे अमेठी की जनता को कि कब उनके युवराज ने एक साथ 2 साल में 83,000 करोड़ का काम करवाया हो। हिम्मत हो तो आकर इसी धरती पर बतला दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुझे खुशी है कि जो मैंने कहा वो हमारी सरकार ने मोदी जी के आग्रह के कारण, मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो करके दिखाया। इसी बात का मुझे विश्वास है, यही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। उत्तराखंड का रुख करते हैं। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान अब थमसा गया है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत के बाद सब कुछ ठीक ठाक सा लगने लगा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग खत्म करने के बाद उत्तराखंड पहुंचे हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में जोरदार स्वागत किया है। हरीश रावत ने कहा कि सब मिलजुल कर हम चुनाव लड़ेंगे, साथ चलेंगे। 2022 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मिलजुल करके चलेंगे और भाजपा को परास्त करेंगे। जनता का आशीर्वाद ग्रहण करके उत्तराखंड में सरकार बनाने का यत्न करेंगे। तो उत्तराखंड में चल रहे राजनीतिक उठापटक और हर दिन हो रहे नए घटनाक्रम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं की निगाहें हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर देहरादून तक दोनों ही पार्टियों के बड़े दिग्गज लगातार दौड़ लगा रहे हैं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के सियासी उठापटक पर विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं की जिम्मेदारियां भी दी गई है। चुनाव संचालक समिति के अध्यक्ष के तौर पर हरीश रावत को जिम्मेदारी दी गई है। सुनिए प्रीतम सिंह का क्या कहना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूर्व में भी कहा
और कल भी यही बात कही और जिसका जिक्र हरीश राव जी ने जब मीडिया से वो बात कर रहे थे कहा भी कि भाई देखिए ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 22 में जब हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब कांग्रेस के लोग उनके साथ लाभबद्ध होने का काम करें। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफा देने की धमकी के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सरकार और संगठन ठीक चुनाव से पहले बदले हरक के तेवरों को देखकर असहज हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि हरक सिंह की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी चिंता थी, जिसके लिए 5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। साथ ही बीजेपी सरकार में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए और चूंकि चुनाव नजदीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करें। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मना लिया गया है, ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि क्षेत्र के विकास को लेकर हर किसी की चिंता होती है, जिसकी नाराजगी मंत्री हरक सिंह रावत ने की है। वहीं इस्तीफा देने वाली बात कोई नहीं है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर बजट जारी कर दिया गया है, जिससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सुनिए दोनों नेताओं का क्या कहना है। असल पे कुछ मैंने नहीं देखा, मेरी बातचीत सब लोगों से लगातार हुई है, तो मुझे लगता है कि नाराजगी अपनी जगह है। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर नाराजगी हो सकती है, मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी नाराजगी थी, लेकिन इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं। सिंह जी मंत्री के साथ विधायक और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की मांग उठाना। तो लगातार 4-5 वर्षों से मेडिकल कॉलेज कोटद्वार के लिए जो उनका एक कमिटमेंट भी है कोटद्वार के लोगों से, लेकिन मैं भी संकल्प यात्रा के दौरान भी किया था तो भी उन्होंने बड़ा भावुक करके वहां से कहा था कि मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज का वादा किया, मैं नहीं करा पाया। और ये भी कहा था साथ में कि मैं तो अगर मेडिकल नहीं कॉलेज करा पाया तो मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, और लेकिन बीजेपी का जो भी आदमी लड़ेगा उसके ऊपर मेरी नाराजगी मत निकालना। तो ये उन्होंने भावुक अपील भी वहाँ पे की थी। तो ये उनकी भावुकता है, भावुकता में क्योंकि क्षेत्र के प्रति अपना चिंता करना ये विधायक का कर्तव्य भी है और धर्म भी है।